भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की इस चर्चा में मुझे आपने भाग लेने का मौका दिया, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर मैं संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले सभी संविधान सभा के सदस्यों को भी इस अवसर पर याद करना चाहूंगा। माननीय उपसभापति जी, मैं इस चर्चा में बाबा साहब अंबेडकर की कुछ पंक्तियां याद करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था, हर राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, पहुंचने के लिए एक नियति है और भारत का मिशन मानवता और मार्गदर्शन करना है। माननीय सभापति जी, 1947 में इस देश को आजादी मिली, लेकिन इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। आज यहां धर्म को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, और वो विभाजन भी हुआ धार्मिक आधार पर, मैं आज इस चर्चा में पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, आखिर ऐसा कौन सा दबाव था, आखिर ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा थी जिसको लेकर हम उस समय के इच्छा रखने वाले नेताओं ने, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं ने, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया। यह देश जानना चाहता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी। हां, जानता है देश जानता है कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी एक व्यक्ति की, इसलिए स्वीकार किया गया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। माननीय सभापति जी, कोई बात नहीं। माननीय सभापति जी, इस चर्चा में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस को इसका श्रेय दिया गया, और यह बात सही है, कांग्रेस का इसमें योगदान है, था। लेकिन कांग्रेस के बारे में उस समय महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, उन पे मैं आज, जो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन था और कांग्रेस को कुछ जगह सत्ता मिली थी, तो महात्मा गांधी जी ने उस रामगढ़ के कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि 1940 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन के पहले गांधी इस सवाल से सर्वाधिक चिंतित थे कि कांग्रेस में यह चरित्रगत आभा निष्ठा न देखकर रामगढ़ में इस अवसर पर उन्होंने चर्चा की और सबसे पहले उन्होंने खान बहादुर गफ्फार खान को बोलने के लिए कहा
और खान साहब का भाषण बहुत छोटा था। और खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा भाषण छोटा था पर बड़ा महत्वपूर्ण था, प्रासंगिक था, आज के अगर संदर्भ में देखें तो मूल्यवान भी था। खान साहब ने जो अपनी बात कही, संक्षेप में उसके कुछ अंश में आपके सामने रखना चाहूंगा। खान साहब ने कहा, मुझे संदेह होता है कि हम शायद उस चीज के काबिल ही नहीं हैं, काबिल ही मतलब आजादी के, हम उस चीज के काबिल ही नहीं हैं। हमारे हाथ में थोड़ी सी सत्ता आई है। खान साहब ने कहा कि हमारे हाथ में कांग्रेस के थोड़ी सी सत्ता आई है और उससे कलाई खुल गई है। हम जिन्हें फरिश्ता समझते थे, थोड़ी सी सत्ता आते ही हमने अपने इर्द गिर्द जितना भ्रष्टाचार देखा है, ये 1940 में कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और कांग्रेस के अधिवेशन में कहा 1940 में, जब कांग्रेस का राज केवल बहुत थोड़े से राज्यों में था, तब उन्होंने ये बात चिंता व्यक्त की। यह आश्चर्यजनक था। भावी आजादी के योग्य इंसानों को अगर तैयार नहीं किया गया तो ये सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन था, महात्मा गांधी जी ने जो चलाया था, एक खतरनाक हथियार सिद्ध होगा। और यह हुआ जो 1940 में अधिवेशन में बात कही, वो हुआ। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस संविधान का आपातकाल लगाकर गला घोटने का काम किया, उससे ये साबित होता है कि जो चिंता अब्दुल गफ्फार खान साहब ने करी थी, वो चिंता उनकी आज सही साबित होती। माननीय सभापति जी, ये संविधान सभा के बाद पहली बार संविधान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस बहस को देश की हमारी युवा पीढ़ी, हमारे विद्वान इसको टकटकी लगाकर इसको देख भी रहे हैं और इसकी तुलना संविधान सभा की बहस से कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं इतिहास की एक घटना का जिक्र करना चाहूं। महावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे और 1952 में जब उन्होंने फेयरवेल सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों की फेयरवेल में भाषण दिया, विदाई दी जा रही थी, तो महावलंकर जी ने एक ऐसी बात कही कि जिसका उस समय के सदस्यों ने, संविधान के सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया था। महावलंकर जी ने कहा था कि संविधान के पृष्ठों पर कलाकार नंदलाल घोष ने प्राचीन काल के भारत के जीवन के दृश्यों से सजाया है, लेकिन और उसका अंग्रेजी संस्करण तैयार है, हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है, लेकिन सभापति महोदय, अगले दिन जब संविधान सभा के सदस्यों को संविधान की कॉपी दी गई तो उसमें वो दृश्य गायब थे और कई संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि शायद उनको एक गलत कॉपी मिल गई है। और वो दृश्य कौन कौन से थे? ये कॉपी मेरे पास है। उसमें कौन कौन से चित्र थे? भगवान बुद्ध, महावीर, रामायण के दृश्य, कृष्ण और अर्जुन को दर्शाता महाभारत का दृश्य। सुनिए, सुनने का सब्र रखिए, सुनने का आप सुनिए सर, आप सुनिए, आपको बहुत परेशानी हो। गुरुकुल वैदिक आश्रम का दृश्य, गुरुकुल आश्रम का दृश्य,
बौद्ध धर्म के दर्शन जैसी 22 दृश्य उसमें थे, जो मूल प्रति जो सबको दी गई वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? मैं आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। गायब हो गई। ठीक, बोलने दो, ऐसे ही तो मजा है। अरे बोलिए, अच्छा है, मजा है, सही है, यही तो हमारा काम है। माननीय सभापति जी नेहरू जी लेके घर चले गए, आनंद भवन। भारत की हजारों वर्ष से सभ्यता और संस्कृति की एक निरंतरता है। इन दृश्यों को हटाकर संस्कृति से देश के भविष्य को काटने का प्रयास किया गया। और आज 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं मांग करता हूं आपसे कि संविधान में इन पेजों पर इन दृश्यों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। और देश ये भी जानना चाहता है, जो सामने बोलने वाले हैं, देश ये भी जानना चाहता है आखिर इन दृश्यों को हटाने वाला कौन था। आप खुद ही बता दिया आपने, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री बताते हैं उनका हाथ था इसमें। क्या नाम था? नेहरू जी थे। माननीय सभापति जी, अभी माननीय सभापति जी, देश की आजादी के बाद इन 75 वर्षों में संविधान में कई बार संशोधन किए गए। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें भी संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन वो संशोधन जनहित में। कौन से संशोधन किए गए? पहला संशोधन किया इस देश में एक कर प्रणाली हो, जीएसटी। अब इसमें मत कह देना महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अलावा लेकिन लंबे समय से इस देश में मांग थी कि इस देश में जो कमजोर, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। एक लंबे समय से इस देश में मांग थी। वो 10% आरक्षण देकर संविधान संशोधन लाकर इस देश के कमजोर लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देकर लाकर संविधान संशोधन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। बहुत सी बात होती है महिलाओं की। ये बात सही है, महिलाओं को वोट का अधिकार हमारे संविधान में पहले से दे दिया गया, लेकिन एक लंबे समय से मुझे तो लोकसभा में भी रहने का अवसर मिला, और लोकसभा में जब मुझे अवसर मिला रहने का 2009 से 2014, तो तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। राज्यसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में जब वो बिल पास हुआ क्या हालत हुई, कितने शीशे टूटे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उस समय की यूपीए सरकार अपने साथियों के दबाव से कहीं सत्ता ना चली जाए, महिला विरोध लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाए थे। और यह दर्शाता है कि यूपी और कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने संविधान संशोधन वो लेकर आए और नारी वंदन अधिनियम लेकर आए, जिससे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम संविधान संशोधन के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। स्वामीनाथन आयोग, ऐसे बहुत से काम है जिनकी मैं, क्योंकि समय 14 मिनट हो गए। माननीय सभापति जी, ये मैंने काम वो गिनाए, 370 जैसा संविधान संशोधन प्रधानमंत्री जी लेकर आए नरेंद्र मोदी जी, और 370 ऐसा विषय है कि जहां कश्मीर में कुछ ऐसे मेरे परिवार के लोग जो एसटी समुदाय में आते हैं, जो डॉग बनाकर, मैं तो वैष्णो देवी गया, जब ऊपर जा रहा था तो देखा कुछ कच्चे मकान थे और वो टूटे पड़े थे। मैंने पूछा ये परेशानी क्या है, क्यों है? तो बोला जी ये गुर्जर बकरवाल के मकान हैं, इनके पक्के मकान नहीं बन सकते क्योंकि दिल्ली के कानून यहां लागू नहीं होते हैं। उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया था।
370 के माध्यम से। और आज इस सदन में देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार उस गुर्जर बकरवाल समुदाय के भाई गुलाम अली जी यहां बैठे हैं आज सांसद के रूप में, उन्हें प्रतिनिधित्व इस राज्यसभा में देने का काम किया। और वहां राजनीतिक आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो संविधान संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और विषयों पर विस्तार से नड्डा जी ने विस्तार से अपनी बात रखी। माननीय सभापति जी, यहां आरक्षण को लेकर बात हुई, यहां भ्रष्टाचार को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है। एक एसके कोचनक, उनका एक बुक है ब्रीफकेस पॉलिटिक्स इन इंडिया, ब्रीफकेस पॉलिटिक्स इन इंडिया। और इसमें हमारे एक जर्नलिस्ट, अरे आप सुनिए, आप सुनिए, रुक जाओ, जब सुन लें जब बोलिए, रिएक्शन करिए, तो जल्दी मत करिए आप भी। आप तो चलिए। माननीय सभापति जी, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सीएस पंडित जी ने दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। उस राइटर, I will and not appreciated from a senior member, and उन्होंने कहा, particularly when the senior member knows। हाँ, उनके सर सूटकेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनके पार्टी के प्रधानमंत्री थे तो सूटकेस आता था। अभी वही मैं बताने आ रहा हूँ, वहीं याद है कि नहीं? मुकुल जी को तो याद होगा। उन्होंने सूटकेस जब गए थे आरसीआर में। सीएस पंडित, जर्नलिस्ट एंड राइटर, रिकॉल्स इन हिज बुक often representative of trade and industry were called to Delhi and asked to produce संजय जी जोर से बोलिए, specific amount। खड़े होके, नहीं आप धीरे बोल रहे हैं आजकल, तो आवाज दब गई है आजकल, जोर से listen। अरे मेरा टाइम ध्यान रखिएगा, देखिए डिस्टर्बेंस में मेरा समय जा रहा है। देखा आगे चले गए, मेरे बात करो। अरे कोई नहीं, आजा। अरे बैठ, आजा, नहीं, कोई नहीं बैठ। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। माननीय सभापति जी, Continue। Often representatives of trade and industry were called to Delhi and asked to produce specific amounts. Those who declined were threatened with possible raids। आप करते हो ईडी की बात, आप आरोप लगाते हो ईडी का। जो मना कर देते थे पैसे देने के लिए, उनके खिलाफ रेड की जाती थी। रेड, ये आपकी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है, ये आपने शुरुआत की है। ये कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। The revenue intelligence and the enforcement directorate, which was now operating under the cabinet secretary in Bombay financial circles, stories started circulating of the amount secured by the foreign trade minister under such threats. Others who came forward willingly with waiver was asked for received concession। क्या जो अपनी मर्जी से आ गए, जिन्होंने आपको सौंप दिया, उनको कंसेशन आपने दिए। ये वो कहते हैं टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस एंड एम्स फर्दर रिसोर्सेस। ये है कांग्रेस, ये शुरुआत आपने की है, आरोप हम पे लगाते हैं आज। माननीय सभापति जी, एक इस देश में 356 का कई बार इस्तेमाल किया, उसकी चर्चा यहां बहुत हुई। और हमारे कम्युनिस्ट के भाई कहाँ हैं? बैठे हैं? कोई नहीं, कहाँ हैं? एक आध हैं, बाहर चले गए। अच्छा, पार चाय पीने गए, लेकिन आवाज तो जारी होगी वहां तक। एक दो बच्चे हैं, वो भी चले गए। माननीय सभापति जी, एक डिस्कशन हुआ अंडर रूल 193, लोकसभा 7 मई 1979। उसमें कंवरलाल गुप्ता जी ने
उसको इनिशिएट किया और उन्होंने उसमें जो चर्चा हुई, Honorable member, now round up. हाँ बस अभी एक ही बार और का एक विषय रह गया मेरा। माननीय सभापति जी, यूएस एम्बेसडर डैनियल पैट्रिक रहे यहां इंडिया में, यूएस एम्बेसडर। वो 73 to 75, his tenure was conceded with firm and nuclear test in 1974। जो उन्होंने बुक लिखी द डेंजरस प्लेस, और अमंग जो उन्होंने कहा, बस एक मिनट में कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो उन्होंने कहा इस बुक में, उन्होंने कहा he alleged that the funds were transferred, जो हमारी इंदिरा गांधी जी was the president, then president, Congress president, he further alleged that the one occasion the payment were made directly to Mrs. Gandhi as a president of Congress. Mrs. Gandhi became the president in 1959. The book alleged the funds were transferred to defeat communist government in Kerala. It might be recalled that in 1959 the elected government in Kerala or yes number Bipad was dismissed. Thank you. वो कैसे डिसमिस की गई थी? वो डिसमिस की गई थी P. Wilson. वहां के पैसे से। Shri P. Wilson. Thank you. Honorable Chairman, sir. Thank you, Honorable Chairman, One second. Today